हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एमसीक्यू इसका चैनल पे। हमारा उद्देश्य एमसीक्यू के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट 10 ली है। यूनिट 10 में है आयोग। सबसे पहले हम भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के एमसीक्यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम पुराने कुछ सालों में जो 2020 से जब नया सिलेबस लागू हुआ है तब से जो जो क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है, हम उन क्वेश्चंस को सबसे पहले लेंगे। उसके बाद जो एमसीक्यूज हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं उन एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इनके माध्यम से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 2020 के क्वेश्चन जो आ चुके हैं अभी तक। देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था। सामान्य तो पीएससी कथन वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, पीएससी डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट पूछता है। लेकिन 2020 में उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिसमें कथन पूछे थे। इन कथन वाले क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि हमें तीनों कथनों के बारे में नहीं पता होता है तो हम ऑप्शन में से एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन कई बार ऑप्शन ऐसे दे देता है कि आपको तीनों आंसर पता होना चाहिए। तो देखते हैं 2020 में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था। ये पहला कथन था इनका, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। तो देखिए वेतन संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति का काम होता है संसद द्वारा विधि बनाने के बाद निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण। अनुच्छेद 324 में ही ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में इनके वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन और सेवा शर्तें जो होगी वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगी। इसके साथ ही एक प्लस टोटल 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी सभी सेवा शर्तें समान होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पहला कथन पूरी तरह से सही है। अब दूसरे कथन की ओर चलते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है। कार्यकाल से संबंधित प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए भारत निर्वाचन आयोग को आप याद रखेंगे 665 के नाम से, और राज्य निर्वाचन आयोग को याद रखेंगे 666 के नाम से, 666। ठीक है, तो ये हो गया भारत निर्वाचन आयोग के कार्यकाल, ये हो गया राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल। इस प्रकार इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है तब तक होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा दूसरा कथन भी पूरी तरह से सही है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ध्यान देना है कि अगर हमें तीनों कथन के बारे में जानकारी नहीं है तो हम ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए जिसमें तीनों कथन दिए हुए हैं तो हमें फिर तीनों कथनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम तीसरा कथन देखते हैं। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे इनकी नियुक्ति करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की। इस प्रकार राष्ट्रपति ही इनके त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इन्हें हटाने के लिए भी राष्ट्रपति ही जिम्मेदार है। राष्ट्रपति न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी के तहत इन्हें भी हटाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस प्रकार हमारा तीसरा कथन पूरी तरह से गलत है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो गया ए, जिसमें 1 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये भी 2020 में पूछा गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। देखिए अब क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है और इसकी डेट लगभग सबको पता होती है, 1 फरवरी 1994। लेकिन एक क्वेश्चन 2022 में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिस पर विवाद हुआ था। तो जब हम 2022 के उस क्वेश्चन को उठाएंगे उस समय मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस क्वेश्चन में विवाद क्या था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था सेम वही क्वेश्चन इन लोगों ने 2021 में पूछा है। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, बस इसमें इन लोगों ने ऑप्शन चेंज कर दिया। मैंने कहा था ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कन्फ्यूजन देने के लिए तीनों ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तीनों कथन दे दिए। तो यहाँ पे अगर आपको तीनों कथनों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रखना होगा। तो इसमें पहले 2 कथन बिल्कुल सही थे, तीसरा कथन गलत था। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी हो गया।
ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन की बात मैं आपसे कर रहा था। ये क्वेश्चन पूछा 2021 में, और 2021 का ये विवादित क्वेश्चन रहा है मुख्य चुनाव अधिकारी के कारण। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए और पढ़ के उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका रिवीजन। क्वेश्चन पूछा गया, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन पीएससी ने 2021 में डिलीट कर दिया था। कारण मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, ध्यान से सुनिए, एक पद का नाम बता रहा हूँ मैं, है ना आपको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी सहायता के लिए सलाह देके राष्ट्रपति के माध्यम से प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करवाता है, किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। ठीक है, दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, सॉरी, तो आप इन दो शब्दों पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक होता है प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, दूसरा होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हमने बनाया 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, ये स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय मतलब पंचायतें और नगर निगम वगैरह जो होती है, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। लेकिन प्रदेश में होने वाले विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों के माध्यम से करवाते हैं। ठीक है, तो ये दो पद होते हैं जो प्रदेशों में होते हैं। ठीक है, और इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त अलग होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया मुख्य चुनाव अधिकारी। ठीक है, इस तरह का पद जो होता है वो सामान्यतः कलेक्टर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, रिटर्निंग ऑफिसर हम जनरली सुनते हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम से वो फेमस है। ठीक है, वो उनकी नियुक्ति में इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इस शब्द को लेके बच्चों ने आपत्ति दर्ज करी थी और फिर इस क्वेश्चन को पीएससी ने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक विवादित क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? देखिए, इसमें हुआ क्या था, ये 2022 का क्वेश्चन है। 2022 में अभी जस्ट पूछा इन लोगों ने, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आए? तो सामान्यतः हम लोग मानते हैं 1 फरवरी 1994। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है राज्य निर्वाचन आयोग की, उसमें इन लोगों ने काम करना जो शुरू किया वो शायद 13 या 14 मार्च 1994 से शुरू किया। ठीक है, तो उन लोगों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिख रखा है कि अस्तित्व में 1994 में, मार्च 1994 से आया। ठीक है, तो डेट शायद 13 या 14 तारीख थी, वो मुझे कंफर्म नहीं है, पर ऐसी कोई तारीख थी, उसको लेके विवाद हुआ। तो इसमें 1 फरवरी को पहले पीएससी ने मान लिया था, लेकिन बाद में आपत्ति दर्ज हुई तो 15 मार्च मानना रह गया, फिर बाद में इसको फाइनली डिलीट कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन वे हैं जिन्हें हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर आप लोग अपडेट रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार है। ठीक है, टीएन शेषन, ये भी एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं पूर्व 1990 या 90 के आसपास से। ठीक है, सुनील अरोड़ा भी रहे हैं, सुशील चंद्र भी रहे हैं। मैंने ऑप्शन में सारे चुनाव आयुक्तों के नाम लिए हैं ताकि आप लोग बार बार उनको रिपीट करें, जिससे आपको उनके नाम याद रहें, क्योंकि पीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन आयुक्त नहीं रहा है, कौन आयुक्त रहा है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस को कवर करना होगा। देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित एक अभी चर्चा चल रही है, उसे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेके वर्तमान में बहुत चर्चा चल, जब मूल संविधान बना था तो मूल संविधान में कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार की जाएगी। ठीक है, लेकिन जब से हमारा संविधान बना उसके बाद से किसी भी सरकार ने संसद में इस तरह का कोई बिल पेश नहीं किया और ये ढर्रा चले जा रहा था बहुत टाइम से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह पे की जा रही थी, अभी तक वही की जा रही। जो राजीव कुमार जी हैं ये भी पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दी गई है। लेकिन हाल ही में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गई थी। याचिका में कहा गया कि जो इस तरह के बिल की बात संविधान में की गई है उस पर अमल किया।
सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब डिसीजन लिया तो सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा, चंद्रचूड़ जी ने अभी डिसीजन दिया और एक कमेटी का गठन किया। सीजेआई ने कहा कि इस कमेटी में होंगे सीजेआई स्वयं, पीएम और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार ने फिर एक बिल प्रस्तुत किया, संसद में प्रस्तुत किया है ना, ये अभी पास नहीं हुआ। उसमें उन लोगों ने सीजेआई को हटा दिया और पीएम, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री रखा है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। इसे लेके काफ़ी विवाद हुआ क्योंकि आरोप लगा कि जो कमेटी नियुक्त करने के लिए बनाई गई है उससे सीजेआई को हटा दिया गया, जबकि इसके पहले भी पीएम ही डायरेक्ट राष्ट्रपति के माध्यम से नियुक्ति करवाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। पर सीजेआई को अभी हटा दिया गया है। पर वर्तमान में जो कमेटी है उसमें यही लोग हैं, क्योंकि अभी तक पीएम, लोकसभा और कैबिनेट मिनिस्टर से बनने वाली कमेटी का गठन नहीं किया गया, क्योंकि ये लोकसभा, ये अभी तक संसद में बिल अटका हुआ है, ठीक है। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर जो विवाद चल रहा है वो यही है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये है राजीव कुमार जी, जिनका कार्यकाल 15 मई 2022 से शुरू हुआ है और ये फरवरी 2025 तक अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है। ये है राजीव कुमार जी। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन है मीरा कुमार, वीएस रमा देवी, सी आशा गोपालन, रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है वीएस रमा देवी, ठीक है। मैंने जो नाम रखे हैं ये नाम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके नाम। तो इन लोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वीएस रमा देवी जो है वो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही है, ठीक है। अगले जो लोग हैं ना, उसमें मीरा कुमार जी हैं। मीरा कुमार जी जो है ये लोकसभा की स्पीकर रही हैं, महिला स्पीकर। रोज मिलियन मैथ्यू, ये महिला रोज मिलियन मैथ्यू, ये यूपीएससी की चेयरमैन रह चुकी हैं। और ये है आशा गोपालन, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि पहली महिला आईपीएस रही है मध्य प्रदेश की, ठीक है। इन्होंने चंबल के बीएडओ में अपनी सर्विस दी, काफ़ी बहादुर महिला कहलाई थी, ठीक है। और ये जो है ये है वीएस रमा देवी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो ऑप्शन है टीएन शेषन, सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा और राजीव कुमार जी, ठीक है। तो राजीव कुमार जी अभी के हैं, सुनील अरोड़ा पुराने हैं, टीएन शेषन 1990 के आसपास थे और सुकुमार सेन जो थे प्रथम थे, ठीक है। टीएन शेषन जो है ये काफ़ी फेमस रह चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया ये भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात हुई थी। अब जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त की बात हो रही है, ठीक है, जो 73rd 74th अमेंडमेंट के माध्यम से बने थे। ये है बीएन लोहानी, ठीक है। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है उसके पहले अध्यक्ष रहे थे बीएन लोहानी, ठीक है। बाकी ये लोग भी रहे हैं, टोटल 6 रहे हैं अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, ठीक है। तो आपको 6 लोगों की लिस्ट याद होनी चाहिए। पीएससी कभी भी आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन रहा है कौन नहीं रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि सीजेआई ने अभी एक समिति गठित करी है। जिस समिति की बात अभी पीएम के द्वारा की गई है या वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है, वो समिति अभी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, वो बिल सिर्फ पेश हुआ है। तो अभी तक नियुक्ति पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जाती थी, ठीक है। सीजेआई द्वारा जो समिति गठित करी उसमें है सीजेआई स्वयं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और पीएम, ठीक है। तो इस प्रकार से पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस हिसाब से नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी पूछें तो है या नहीं है, इस शब्द का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं लोगों के, इसलिए आप ध्यान रखिए, नहीं है पूछा है या है पूछा है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री हमारे उसमें फिलहाल नहीं है। अगर वो बिल पास हो जाएगा तो केंद्रीय मंत्री होंगे, तब सीजेआई नहीं होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किन अनुच्छेदों से है, ठीक है। किन अनुच्छेदों से, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 124 से 147 ये उच्चतम न्यायालय के से संबंधित है, ठीक है। 315 323 ये संबंध है इसका हमारा यूपीएससी से, ठीक है। और अनुच्छेद 324 329 ये है
निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग 1952 से लेकर 1989 तक एक सदस्य था। 1989 से 1990 तक यह 3 सदस्य रहा। फिर 1990 के बाद 1993 तक यह वापस एक सदस्य रहा। ठीक है, 1993 में एक बिल पास हुआ जिसके माध्यम से इसे वापस 3 सदस्य कर दिया। तो अभी वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या 3 है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। भारत निर्वाचन आयोग का, देखिए डेट हमेशा याद रखना पड़ेगी आपको। डेट पूछेगा, सारे आयोग की डेट आपको याद रखनी पड़ेगी लगभग। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उससे जस्ट एक दिन पहले हम लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना करी। ठीक है, तो उसकी डेट होगी 25 जनवरी 1950। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61वां संविधान संशोधन का प्रभावित अनुच्छेद है। देखिए, 61वां संविधान संशोधन जो था वो वयस्क मताधिकार से संबंधित था। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार के लिए आयु रखी गई थी 21 वर्ष, जिसे 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से कर दिया गया 18। ठीक है, लेकिन यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई। इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था प्रादेशिक आयुक्त। ठीक है, और एक होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं ये स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होते हैं, और प्रादेशिक आयुक्त जो होते हैं ये विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें भारत निर्वाचन आयोग को सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, ये प्रादेशिक आयुक्त जो है ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये राज्य सरकार के लिए काम करते हैं, मतलब राज्य में चुनाव का संबंधित कार्य करते हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे नहीं रहा? देखिए, मैंने आपसे कहा कि इस तरह के क्वेश्चन पीएससी बहुत ज़्यादा पूछेगा और ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो नाम दिए उनमें से लगभग सभी हैं, एक नहीं है। टीएन सेशन मैंने आपको बताया 1990 के आसपास रहे हैं। सुकुमार सेन पहले रहे हैं। रमा देवी जो है ये पहली महिला आयुक्त रही है। ठीक है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है। बी नरहरि राव कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम का पारित हुआ। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो 3 हुए 1+2, यह मैंने आपसे कहा था कि यह 1993 तक एक सदस्यीय आयोग था, उसके बाद 3 सदस्यीय आयोग हो गया। ठीक है, तो ये इस बिल के माध्यम से हुआ था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें अधिनियम 1993 कहा जाता है इसे। ठीक है, इसी के सहायता से हमने 3 सदस्यीय आयोग बनाया और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इस विधि के द्वारा जो संसद में बनेगी। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। देखिए, मैंने आपसे अभी बताया था 665 भारत निर्वाचन आयोग, 666 राज्य निर्वाचन आयोग। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होगा, मैंने भी आपको बताया 665, 666, 666, 665, ये हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष और 66 वर्ष की आयु। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, और इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। देखो मैंने आपसे कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का कोई संबंध नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग कार्य करता है स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए, भारत निर्वाचन आयोग कार्य करता है विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनके चुनाव के लिए। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायतें, नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका इनके लिए। ठीक है, तो ये भारत निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या। देखिए अभी कुछ दिनों पहले तक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 9 थी। ये संख्या हमेशा चेंज होती रहती है जब जब देखिए इन मान्यता देने का कार्य करता है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग मान्यता देने का कार्य करता है राजनीतिक दलों को। जब ये कुछ मापदंडों पे खरे उतरते हैं तो इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी जाती है, नहीं तो ये क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले तक इनकी संख्या 9 थी, लेकिन अभी कुछ दलों को हटा दिया गया और वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। तो हम इन्हें याद रखेंगे। देखिए मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार, ये है लिस्ट। ठीक है, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्स CPIM मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, मई 2023 तक की स्थिति है। CPI, NCP, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, NCP महाराष्ट्र में जो काम करती है नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार की। ठीक है, और TCM तृणमूल, TMC तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये 3 पार्टियों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, तो मई 2023 की स्थिति है कि 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हैं और 17 दिसंबर को आपकी एग्जाम होने वाली है। तब तक अगर कोई किसी दल को ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है तो आप उसके लिए अपडेट रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है चुनाव सुधार से संबंधित समिति नहीं है। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां बनी हैं वो कब बनी है, उनकी सन याद रखें और उनकी सिफारिशें याद रखें और पूरी समितियां याद रखें। कुछ समितियां हैं, लगभग 8-10 समितियां हैं, आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी। आप उस लिस्ट से पूरी समितियों को याद रखें और उस लिस्ट में उन लोगों ने क्या सिफारिशें करी इस पे बिल्कुल ध्यान दें। तो देखिए तारकुंडे समिति बनी थी 1974 में। ठीक है, तारकुंडे समिति, इनका काम था वयस्क मताधिकार से संबंधित इनने अपने विचार रखे थे, जिसमें 21 से 18 जो करने का प्रावधान दिया। अभी हमने 61 का संविधान संशोधन देखा था, उसमें 21 से 18 करा था। ये तारकुंडे समिति की तरफ से ही सिफारिश की गई थी। और एक और सिफारिश की गई थी राइट टू रिकॉल। ठीक है, राइट टू रिकॉल जिसको हम बोलते हैं RTR, ये भी इनने सिफारिश की थी। ठीक है, अगली है के संथानम समिति। के संथानम समिति का गठन किया गया था 1962 में। इस समिति ने निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की अर्हता के बारे में, मतलब न्यूनतम अर्हता के बारे में सिफारिश करी थी और एक अपना परिसीमन से संबंधित इन्हें सिफारिश करी थी। ठीक है, अगली है बोहरा समिति। बोहरा समिति का गठन किया गया था 1993 में। इन्होंने राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित कुछ सिफारिशें दी थी। ठीक है, अगली समिति है रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग जो है ये वर्तमान में बहुत चर्चा का विषय है क्योंकि यह समिति का संबंध OBC आरक्षण से है। जो वर्तमान में OBC आरक्षण को लेकर इन्होंने कुछ सिफारिशें दी हैं जिसे शायद सरकार मान ले, इस तरह की चर्चा चल रही है। तो रोहिणी आयोग का संबंध चुनाव सुधार से ना होकर OBC आरक्षण से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान। ठीक है, देखिए 73rd 74th अमेंडमेंट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का जब गठन किया गया तो कई अनुच्छेद को जोड़ा गया। 243 में कई अनुच्छेद जोड़ दिए गए नए। ठीक है, तो इन अनुच्छेद में एक अनुच्छेद है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। वो अनुच्छेद है 243 के। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो गया B। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि भारत निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण विधि के द्वारा राष्ट्रपति, जो विधि बनाई गई है उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वैसी की वैसी स्थिति
राज्य निर्वाचन आयोग में है। राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल के द्वारा कार्यकाल और सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हुआ बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की आपको लिस्ट पूरी तरह से याद होनी चाहिए। पीएससी कभी भी आपसे पूछ सकता है कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त रहा है, कौन नहीं रहा है। ये नहीं रहा है पे बिल्कुल ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्री में। तो मैं आपको बताता हूँ, इनमें अजीत रायजादा भी रह चुके हैं, गोपाल शरण शुक्ल भी रह चुके हैं, आर परशुराम भी रह चुके हैं। जो वीसी रावत हैं, ये राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त की जगह राज्य निर्वाचन सचिव रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत निर्वाचन आयुक्त जो होता है, उन्हें हटाया जो जाता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उन्हें वेतन संदाय किया जाता है। ये हमने पढ़ा था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाता है, उसी तरह से भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त को हटाया जाता है। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, और जो अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य आयुक्तों को भारत निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पे राष्ट्रपति द्वारा सीधे हटाया जा सकता है। लेकिन भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी प्रक्रिया के आधार पर भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी? वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और इसे हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही होता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति जरूर की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, और अधिकार है राष्ट्रपति को। प्रक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त कर सकता है। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। हम आपको टेलीग्राम और अन्य माध्यमों से इसके और ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करेंगे, और ये इसके माध्यम से हमने कोशिश करी है कि आपका लगभग पूरा आयोग कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन बच गए हैं या आपके कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको लगेगा तो मैं फिर डिटेल्ड वीडियो सिर्फ आयोग समझाने के लिए भी बना सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।